मुसलमानों ने, मैं चंदे की बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो चंदे की बात हो रही है, ये अखिलेश यादव बड़ा तड़प रहे हैं। ये जो जमीयत उलमा का गेहूं बोती है, क्या करती है, ये कौन सा धंधा करती है? इसको सिर्फ चंदा मिलता है, इनको सिर्फ चंदा मिलता है। तो क्या इसलिए चंदा मिलता है कि मुसलमानों के आतंकवादी हैं उनको मुकदमे लड़ो? तो ये चंदे का इसका घातक दुरुपयोग, ये तो बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा है, बकायदे डंके की चोट पकड़ रहा है। उस चंदे के दुरुपयोग पर कोई नहीं बोल रहा। पिछले एक महीने से राम मंदिर, आपने कहा कि इन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट वाले मैटर पे 15-15 मिनट के किसी 2-4 चैनल ने किए। राम मंदिर के चंदे पर तो सर मैं देख रहा हूँ हर दिन आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगे हुए हैं। राम मंदिर चंदा, राम मंदिर चंदा। वो सिर्फ पैसा पाए, क्योंकि इनके पास नया कुछ भी नहीं है। चंदा वहां चोरी हुआ, उसके बाद वो 8 लोग पकड़े गए हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। इसके अलावा कोई नया तथ्य इन्होंने आज तक आपको नहीं बताया। लेकिन चिंगम की तरह पिछले अब तो करीब समझिए 2 महीने हो जाएंगे। 5 जून को सामने आई थी, 5 जून से लेकर आज ये 12-13 जुलाई है। ये केवल ये 4 चीजें हैं। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, जो आप न्यूज एलिमेंट की बात करिए तो इनके पास खबर के नाम पे केवल 4 न्यूज एलिमेंट है। वहां चोरी हुई, उसके बाद 8 लोग पकड़े गए, एसआईटी बन गई है और अब कार्रवाई चल रही है। मगर इसके अलावा ये कैसे इसको पिछले 30-40 दिनों से किस तरह चिंगम की तरह चबा रहे हैं, हम सब लोग देख। अभी संदीप जी ने कहा, सही कहा, ये केवल रात दिन उसी काम पे लगे। लेकिन अहमदाबाद वाली यहाँ 38 लोगों को फांसी, आतंकवादियों को फांसी है, वो काम इन्होंने, क्योंकि उस दिन मैं इतना ज्यादा बोल गया था तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों सुना हो तो कुछ शर्म आई, तो 10-15 मिनट का इन्होंने दिखाया। लेकिन उसके बाद फिर ब्लैकआउट, काम खत्म। ये सर मीडिया में हमें भारतीयता क्यों नहीं देती? ये खुद भी तो क्या ये कांग्रेस तंत्र के पाले हैं? कहने को राष्ट्रवादिता है, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर पर टूट पड़े और रजत शर्मा का चैनल टूट पड़ा और आज तक तो टूट ही पड़ा, इंडिया टुडे का ही है, सब के सब टूट पड़े। जैसे लग रहा था कि 12 साल बाद पहली बार मौका मिला है वापस से हिंदुओं को गरियाने का। बहुत दिन से भरे बैठे थे तो वापस चालू। ये असल में नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 साल से, तो उनका 13वां साल लग गया कार्यकाल का, 12 साल पूरे हो गए। 13 साल से जो पाप कर रही है इनके इस मीडिया के हिसाब से, ये उस पाप का दंड दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को। वो पाप और उस जनता को जिसने जो उनको वोट देती है। हाँ, और 140 करोड़ के वोटर जो वोटर हैं जिन्होंने वोट दिया था, उन वोटरों को ये दंड दे रहे हैं कि अब हम जो है तुम्हारी सरकार को किस तरह से घेरेंगे। इन्हें पाप क्या किया पाप नरेंद्र मोदी ने ये किया कि 2014 से पहले ये हम सब लोगों ने देखा कि ये जो पत्रकार जो बैठे हैं, जो न्यूज चैनलों पर सर धस के बैठते हैं, ये हिंदुस्तान की सरकार बनाया करते थे। याद करिए नीरा राडिया का जो टेप सार्वजनिक हुआ था, तो उसमें तो बरखा दत्त की भी बातचीत हो रही थी, राजदीप सरदेसाई की भी बात हो रही थी, वीर संघवी की भी बात हो रही थी। काहे की बात हो रही थी? सिर्फ दलाली की बात हो रही थी। और ये कितने 2 नाम और बताऊं आपको, नाविका कुमार की बात हो रही, तो रोहिणी सिंह की बात हो रही। हाँ, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सिर्फ दलाली कर रहे थे, क्योंकि अब ये खुल के कह नहीं सकते कि हमको दलाली करने को नहीं मिल रही है, सूखी तनख्वाह पे इनका जीवन गुजर रहा है, जबकि लाखों रुपए इनकी तनख्वाह है। लेकिन वो जो करोड़ों में दलाली आती थी, वो दलाली बंद हो गई। तो नरेंद्र मोदी ने पाप किया, ये दलाली बंद करा दी इनकी। इस वजह से अभी खुल के नहीं कह पाते थे, घुमा फिरा के ये आज भी प्रो कांग्रेसी है। मुसलमानों का इस देश के ऊपर सुई की नोक बराबर अधिकार नहीं है, और इस बात को डंके की चोट से कोई क्यों नहीं कहता? इनका जो अधिकार था, ये इन्होंने 15 अगस्त 1947 को खो दिया। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज आप सबकी बेहद मांग पर, और चूंकि आप लोग की इच्छा रहती है सतीश सर को सुनने की, और सतीश सर का मतलब विशेष धन्यवाद, सर ने आज हमारे लिए समय दिया। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संदीप जी, दर्शकों को भी नमस्कार जी। दर्शकों, आज का जो विषय है वह है, कुछ दिन पहले सतीश सर ने ही एक बात बताई और उनके माध्यम से ही हमें पता चला, और उसके बाद हम 7 दिन 10 दिन तक इंतजार करते रहे कि कोई ये बात कहे। मुद्दा था कि अहमदाबाद बम ब्लास्ट में जो 2008 में हुआ था, उसमें लोअर कोर्ट ने तो 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, हाई कोर्ट ने भी 38 लोगों को फांसी की सजा उनकी बरकरार रखी। ये भारत में अपने आप में बहुत रेयर केस है जहां पर कोर्ट्स ने फांसी की सजा सुनाई, और फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट से आता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही आप फांसी की सजा देंगे। उसके बाद 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा,
और पूरे देश की मीडिया में चुप्पी, खामोशी, ऐसा लग रहा है जैसे कब्रिस्तान में जो शांति होती है वैसी सन्नाटा पसर गया हुआ। क्यों? क्योंकि वो 38 जिनको फांसी की सजा मिली वो मुसलमान हैं, और जो मरने वाले थे, जो बम ब्लास्ट में मरे, वो हिंदू थे। सर से मैं जानना चाहूंगा, सर इतनी, एक तो पहले इस घटना का जरा इतिहास बताएं, और इतनी शांति क्यों है, जरा इस पर भी कुछ प्रकाश डालें सर। ये जुलाई 2008 की घटना है। तब मुख्यमंत्री थे योगी हमारे नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के, और 2007 का चुनाव जीते थे। तो जो राजनीतिक रूप से नहीं हरा पाए, तो ये उनकी हत्या की साजिश थी। ये जो घटनाक्रम हुआ था, ये जो अहमदाबाद ब्लास्ट है, वो आम आदमी को मारने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पे थे, और उस चक्कर में उन्होंने 55 या 56 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कई सीरियल ब्लास्ट किए थे, यानी अस्पताल तक में किए थे। उनको यह था कि नरेंद्र मोदी जब घटना पता चलेगी तो अस्पताल आएंगे, तो उन्होंने वहां भी प्लान करके रखा था कि यहाँ जब मोदी आएंगे उस वक्त बम फटेगा और उनकी हत्या कर देंगे। तो ये कुल 56 लोग मरे। तो मेन वो जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, नरेंद्र मोदी, उनकी हत्या के लिए था ये। और इससे पहले ये काम ये जयपुर में कर चुके थे। वो शायद मई 2008 में, 2 महीने पहले एक तरह से उन्होंने ट्रायल किया था। जयपुर में 73 लोग मरे थे, यानी कुल मिला के 125 लोगों की उन्होंने हत्या की। और उसका मुकदमा चला, ट्रायल कोर्ट ने उनको 38 लोगों को फांसी दी 2022 में, और 11 लोगों को उम्र कैद, 49 लोगों को एक साथ, संदीप जी, इसमें सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसके बाद क्या, ये शुरू से कि इनकी पैरवी, ये 38 लोगों की पैरवी, या 11 लोग जिनको उम्र कैद हुई है, उनकी पैरवी जमीयत उलमा हिंद कर रहा था, जो मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है। सबसे बड़ी संस्था है मुसलमानों की। इनकी आय का साधन केवल 2 ही साधन है, दर्शक इसको समझ लें। एक, इनको जो सीधे दान मिलता है, विदेशों से भी मिलता है। उसके अलावा जो मुस्लिम जकात मिलती है, धार्मिक आप दान कह सकते हैं। दान एक अलग है, जकात अलग है, तो दोनों अलग अलग कोटे में इनके पास मिलता है। और तीसरा, ये हलाल सर्टिफिकेट जो जारी करते हैं देश के अंदर, उससे इनकी आय होती है। इन्होंने कोर्ट के अंदर, या जब बड़ा बवाल मचा, तो इन्होंने कोर्ट के अंदर ये बताया कि हमको कुल जो है 2-2.25 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं हलाल से। लेकिन जो आलोचक है उनका कहना है ये हजारों करोड़ का कारोबार है, सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों की कमाई होती है। लेकिन वो नंबर 2 की है, क्योंकि इन्होंने जो आधिकारिक तौर पे दस्तावेज जमा किए हैं, वो 2-2.25 करोड़ रुपए की जमा किए कि हमको इतनी जकात से कमाई, इससे हलाल के सर्टिफिकेशन से कमाई होती है। तो इसका मतलब बाकी जो चंदा आता है, जो जकात आती है धार्मिक मामलों की, उससे ये आतंकवादियों को मुकदमे लड़ते हैं। क्योंकि अकेला केस नहीं है ये, अहमदाबाद के आतंकवादियों को भी मुकदमा लड़ रहे थे, और जयपुर के आतंकवादियों को भी मुकदमा लड़ रहे थे। और ये पूरे कम से कम 700 केस, 700 से ज्यादा केस आतंकवादियों के लड़ रहे हैं। और ये कितने बेशर्म और बेखौफ हो गए, इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। ये तो अभी ताजा है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। संदीप जी, इस देश में एक ऐसा आतंकवादी है जिसको देश का सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता है। उसको लादेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उसका नाम है यासीन भटकल। 2 भाई हैं, रियाज भटकल और यासीन भटकल। रियाज भटकल इस समय कराची में डेरा डाले हुए है, वो दाऊद गैंग से उसका क्या कनेक्शन है। लेकिन उसके बाद यासीन भटकल, और यासीन भटकल को हमारे देश की आईबी की वो एक अलग किस्सा है। किसी दिन आप समय निकालिएगा तो पूरा किस्सा बयान करूंगा। उसमें भी कैसे बेशर्मी दिखाई थी, कैसी बेशर्मी, बेईमानी और पाकिस्तान परस्ती दिखाई थी कांग्रेस सरकार ने। लेकिन वो अलग किस्सा वो करूंगा तो वो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। मगर यासीन भटकल को पकड़ के लाए हमारे आईबी के अधिकारी, अपनी जान पे खेल कर, और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। यानी उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी थी वो भी उन्होंने खर्च की, सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया, तो वो अपने रिस्क पे पकड़ के लाए थे नेपाल से। और यासीन भटकल पकड़ में आए, तो वो यासीन भटकल जो है उसका मुकदमा भी जमीयत उलमा हिंद लड़ रही है। वो जो 700 मुकदमे हैं, यानी आप समझिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी, और उसको लादेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पूरे इंटरनेशनल सब लोग जानते हैं। तो मेरा ये मैंने यासीन भटकल का जिक्र इसलिए किया कि ये जमीयत उलमा हिंद ये कहती कि हम तो निर्दोष मुसलमानों के मुकदमे लड़ते हैं। निर्दोष मुसलमानों के मुकदमे अगर लड़ते हो तो यासीन भटकल का मुकदमा क्यों लड़ रहे हो? इनके पास कोई जवाब है इसका? अगर अहमदाबाद में लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी, तुम्हारे मुकदमा लड़ने के बावजूद
तो इसका मतलब वो निर्दोष तो कतई नहीं है, निर्दोष तो नहीं, क्योंकि दो कोर्ट एक साथ गलती नहीं कर सकती। लेकिन सर ये जयपुर और अहमदाबाद दोनों के बम ब्लास्ट में कुछ कॉमन लोग भी हैं जिनको दोबारा सजा मिली। हाँ, पांच पांच लोग हैं उसमें, पांच लोग हैं जिनको जयपुर में भी सजा है और अहमदाबाद में भी सजा है। तो ये एक ही आतंकवादी थे, और उसमें से एक जो है मोहम्मद सैफ, वो बाटला हाउस एनकाउंटर में भी वो पकड़ा गया था, जिंदा पकड़ा गया था। तो उसके बाद फिर जब पूछताछ हुई, पता चला तो वो जयपुर में भी था और अहमदाबाद में भी था। तो यानी दो मामलों में तो उसको भी सजा थी। जयपुर वाला जिसके लिए सोनिया गांधी रोई थी, आंसू बहाए। जिसके लिए सोनिया गांधी रोई थी, बाटला हाउस कांड। तो ये अहमदाबाद में और जयपुर में हुई थी। लेकिन अहमदाबाद और जयपुर का फर्क समझिए, जो कांग्रेसियों को दौरे पड़ते हैं कि वहां लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा बरकरार रखी, एक भी आदमी को उम्र कैद में नहीं बदला है। और जयपुर के अंदर क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार थी, उससे पहले जब सजा सुनाई गई थी तब अशोक गहलोत की सरकार ने थी, जब लोअर कोर्ट ने सुनाई थी। तो कांग्रेस के शासनकाल में जब हाई कोर्ट में हुई तो उसमें 8 लोगों को मौत की सजा हुई थी लोअर कोर्ट से। पैरवी यही जमीयत उलमा हिंद कर रहा था। लेकिन हाई कोर्ट ने उन लोगों की सजा को उम्र कैद से फांसी से उम्र कैद में नहीं बदला। उन्होंने फांसी को खत्म कर दिया और उन आतंकवादियों को रिहा करने के आदेश दिए कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, इनको रिहा करें। लेकिन उसमें हाई कोर्ट की गलती आप नहीं कहेंगे। हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बात बहुत साफ कही थी कि अभियोजन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और 6-6 महीना इनके वकील बिना बताए गायब रहे अदालत से। यानी एक तरफा सुनवाई हुई, तो एक तरफा सुनवाई होगी तो वो तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये कृपा कांग्रेस के शासनकाल में बरसी थी राजस्थान में, इसलिए वो छूटे। लेकिन अहमदाबाद में वो नहीं छूटे, जबकि वहां पर 38 लोगों को फांसी की सजा हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ प्रेम किस हद तक था, कितने निचले स्तर तक, घटिया स्तर तक, देशघाती स्तर तक था। तो ये क्योंकि सर कन्हैया लाल जी की हत्या हुई थी वीडियो पे की, जब तक गहलोत रहा तब तक कोई एक बार पन्ना भी नहीं पलटा जुडिशरी में जाके कि वो लड़के जो हैं जिन्होंने वीडियो पे हत्या की, उससे ज्यादा ओपन शट केस क्या हो। नहीं, ये तो सामने, ये ताजे उदाहरण है तो ताकि लोगों के दिमाग में होंगे, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। कांग्रेस का ये कांग्रेस और इस तरह के कट्टरपंथी मौलाना या आतंक परस्त मौलाना, सीधे सीधे मैं कहूंगा ये आतंक परस्ती है कि आप इस तरह के लोगों के मुकदमे लड़ रहे हैं। ये इनके जो मैंने कहा यासीन भटकल का मुकदमा एक उदाहरण है संदीप जी, कि इस देश में देशघाती लोग जो आतंक परस्ती है, आतंकवादियों के समर्थक है, आतंकवादियों के हमदर्द है, आतंकवादियों के पैरवी करते हैं, वो कितने नंगे होकर नाच रहे हैं, कितने उनको खुली छूट मिली है यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, या हमारे उस तथाकथित संविधान के नाम पे कि हमको संविधान ये इजाजत देता है कि हम इनके मुकदमे लड़ें। अरे जबकि यासीन भटकल का आपको ताजुब होगा, जिस समय पकड़ के आया था तो उसने स्वयं अदालत में कहा था कि मेरे पास मुकदमा लड़ने वाला वकील नहीं है, मुझको सरकार वकील उपलब्ध कराए। तो सरकार ने उसको वकील उपलब्ध कराया था, ये नियम है। लेकिन उसके बाद अचानक जो है जमीयत कूदता और वो उसके सारे मुकदमे लड़ रहा है, सारे पैसे, और हिंदुस्तान के टॉप के वकील खड़े हो रहे हैं इन लोगों के लिए। और इन्होंने बंबई का जो सीरियल ब्लास्ट था लोकल ट्रेनों में, उनमें सब लोग छूटे, याद करिए वो। और उसमें भी कृपा, मैं फिर कहूंगा उसमें कृपा कांग्रेस की बरसी क्यों? क्योंकि जिस समय ये पैरवी हुई तो उद्धव ठाकरे वाला हो गया था, तो सरकार बदल चुकी थी, कांग्रेस और कांग्रेस परस्त शरद पवार ये सब लोगों की सरकार थी। तो उसके बाद वो फैसला आया, तो कांग्रेस का कनेक्शन एक और कनेक्शन है सर। एक फिल्म बनाई इन्होंने शाहिद, लेफ्टिस्ट लिबरल हंसल मेहता, अनुराग कश्यप और रॉनी स्क्रूवाला जो इसके भी प्रोड्यूसर है, ये अभी सतलज जो आई है इसके भी प्रोड्यूसर है वो, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। उस आदमी पर थी, शाहिद अंसारी नाम था उसका, और फिल्म प्ले की थी राजकुमार राव ने, जो अब उज्जवल निगम का रोल प्ले करने जा रहे हैं। वो उसको भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और लॉयर बताया जाता था, वो आतंकवादियों के ही केस लड़ता था, और वो खुद आतंकवादी संगठन की वजह से जेल में था, तिहाड़ में था कुछ दिन, वहां कश्मीरी आतंकवादियों के संपर्क में आया, पाकिस्तान भी गया, सीख के भी आया, मुंबई में लॉ प्रैक्टिस करने लगा। बाद में उसकी कुछ रहे होंगे संगठन जिन्होंने देखा कि ये तो आतंकवादी छोड़ा रहा है, तो ऑफिस में मार दिया उसको। उसके जीवन पर इन्होंने एक फिल्म बनाई थी शाहिद, 2012 में पिक्चर आई थी, और वो वही जो आप मुंबई ट्रेन ब्लास्ट वगैरह के आतंकवादियों का केस लड़ रहा था और कई लोग को छुड़ा देता। जी सर। ये फिल्में बनाते हुए इनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मैंने नहीं देखी शाहिद,
ना उसकी कहीं चर्चा है, तो वो ये अपना नेशनल अवार्ड विनिंग थी सर, 2012 में हाँ नेशनल अवार्ड मिला था उसको। हाँ हाँ, तो कांग्रेस की सरकार थी, वो उसको कुछ और भी दे देती तो दे सकती थी। तो कांग्रेस के संबंध हम लोग इतना लंबा किस्सा है वो तो कहीं चलेंगे। मैं अभी इनकी बात कर रहा हूँ, केवल जो आतंकवादियों के मुकदमे लड़ते हैं और कैसे लोगों को लड़ते हैं, ये जरा सोचिए। और ये कनेक्शन आज से नहीं, ये कम से कम 30-35 साल पुराना है। ये 30-35 साल पुराना है और इसी बेशर्मी से करते थे। लेकिन इनकी बेशर्मी और बेईमानी आप समझिए। तो पहले किस्सा बता दूं आपको, तो नदुए वाला किस्सा है कि उस समय 92-93 में जब बाबरी मस्जिद टूटी है, उसके बाद सीरियल विस्फोट हुए थे राजधानी ट्रेनों में, कई लोग मरे थे। और उसमें आईबी, देश की आईबी जो है, वो एक आदमी को ढूंढ रही थी जिसका नाम था अबू बकर। अबू बकर उसका मेन अभियुक्त था और उसके बारे में तलाश कर रही थी, मिल नहीं रहा था वो। और उसी समय मतलब जरा गौर करिए कि ये ऐसे किस्से हैं कि इसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य चीख चीख के कहते हैं। और उस समय एक एनकाउंटर हुआ सहारनपुर में, और उसमें वो आदमी पकड़ा गया था, अहमद उमर शेख। वो अहमद उमर शेख कौन है? जो अजहर मसूद के साथ, जिसको कंधार में हमको छोड़ना पड़ा था। यानी 3 आतंकवादियों की जिनकी डिमांड की थी पाकिस्तान ने, इसके मसूद अजहर, अहमद उमर शेख, एक तीसरा होता है। तो कितना बड़ा आतंकवादी उस मुठभेड़ में पकड़ा गया था। वो तो पकड़ गया और उसके साथ एक आतंकवादी मर गया था जिसका नाम था खुर्शीद अहमद। सर IC 814 में 30 आतंकवादियों की मांग की गई थी, जो अंतिम 3 बचे थे। आप कह रहे हैं कि जो अंतिम 3 पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसमें से एक ये था। उसमें से एक था ये अहमद उमर शेख। ये ब्रिटिश नागरिक था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। और जब ये जो साथी मरा था, उसके पास से कुछ रेलवे टिकट और कुछ कागज बरामद हुए, तो पता चला कि वो मदरसे का छात्र है, रायबरेली का। जरा अभी इनके कनेक्शन जरा गौर करिए, और कैसी कांग्रेस इनके सामने लेटी रहती थी, कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी। और पुलिस को पता लगा कि अबू, उसी में उनको मिले कुछ साक्ष्य कि अबू बकर इस समय लखनऊ में नदवा में है। रात में 21-22 नवंबर है, शायद 22 नवंबर है, तो 1994, यानी आज से 32 साल पहले मैं बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ कैसे इन लोग कनेक्शन है। और रात में अब आईबी की टीम ने छापा मारा, उनको अतहार हॉस्टल है, अतहार हॉस्टल में अबू बकर मिल गया, जो उनको पूरे हिंदुस्तान में मिल नहीं रहा था। जरा गौर करिए, उस राजधानी सीरियल ट्रेन ब्लास्ट का वो अभियुक्त उनको वहां मिला। और अबू बकर को पकड़ के ले गई अपने साथ आईबी दिल्ली। लेकिन आईबी ने जब यहाँ छापा मारा था, तो उसने हसनगंज थाना, लगता है आपने तो नदुआ देखा होगा पंडित जी, तो हसनगंज थाना लगता है, तो हसनगंज थाने की पुलिस उसने अपने साथ रखी थी। पथराव उथराव किया, लेकिन वो झुके नहीं, उन लोगों ने उसको, अबू बकर को पकड़ लिया। सवेरे हल्ला मचा। एक अली मियां मौलाना जो रेक्टर था, यानी जैसे अब हमारे प्रिंसिपल होता है या वीसी होता है, उस तरह से इनके मदरसे में रेक्टर होता है, सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी कहिए। तो एक्टर था वो अली मियां मौलाना अली मियां, जो कांग्रेस के लिए बड़ा पूजनीय आज भी है। आज भी कांग्रेस उसकी कब्र पे मत्था टेकने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जाते हैं। मैं उस मौलाना अली मियां की बता रहा हूं आपको। तो अली मियां जो है धरने पे बैठ गया, अनशन करने लगा कि एक निर्दोष छात्र को हमारे यहाँ से पकड़ लिया गया और उसको छोड़ो। लेकिन क्योंकि आईबी ने पकड़ा था, और आईबी पकड़ के उसको दिल्ली ले गई थी, तो मुलायम सिंह की तो औकात नहीं थी, ना उनकी क्षमता थी कि इसको छुड़वा दें। तो मुलायम सिंह ने जाके और मनाया पताया, लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा जब तक अबू बकर को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक मैं धरने में प्रदर्शन करता रहूंगा। अनशन कर रहा था वो। मुलायम सिंह को नया नया मुसलमान वोट मिला था, कैसे छोड़ देते। हाँ, और मगर मुलायम सिंह जो कर सकते थे वो उन्होंने तत्काल किया। उन्होंने जो आईबी टीम छापा मारने गई थी उसको नहीं, उन्होंने पूरा हसनगंज थाना सस्पेंड कर दिया। पूरा हसनगंज थाना एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए, कि उसने कैसे पकड़ लिया, ये समाजवादी सरकार थी। मुलायम सिंह ने पूरा थाना सस्पेंड किया था। कोई मिस्टर दुबे, अमरनाथ दुबे, ऐसे को पूरा नाम नहीं, दुबे मुझे याद है, दुबे जी थे जिन्होंने, जो इंस्पेक्टर थे हसनगंज के, पूरा थाना सस्पेंड। लेकिन वो अबू बकर तो अभी गिरफ्तार था, तो मौलाना इससे शांत नहीं हुआ कि थाना सस्पेंड हो गया है। और उसको मनाने के लिए यहां से कांग्रेस का जरा समझिए कि उस समय रेल मंत्री था जाफर शरीफ, कर्नाटक वाला, और गृह राज्य मंत्री थे पटेल कह रहा हूं, अरे सचिन पायलट के बाप राजेश पायलट,
राजेश पायलट और जाफर शरीफ ये स्पेशल चार्टर्ड प्लेन लेकर लखनऊ आए और आते ही साथ उस मौलाना के कदमों में लेट गए और इन्होंने कहा कि हम इसको तत्काल छोड़ेंगे, लेकिन आप अपना अनशन खत्म करो। उसने कहा नहीं, जब वो छूटेगा तब मैं अनशन खत्म करूंगा। ये लोग यहाँ से वादा करके गए, लौटे वापस दिल्ली और अबू बकर को छोड़ दिया गया बिना शर्त। कोई उसके ऊपर केस नहीं, कुछ नहीं, उसको सीधे छोड़ दिया। जिस जिस आदमी ने राजधानी ट्रेन में बम विस्फोट किया था, कई लोग मरे थे उसमें। वो भी और तब जब पूरा कश्मीर आतंकवाद की चपेट में था, पंजाब आतंकवाद की चपेट में था, तब आतंकवादी छोड़े जा रहे थे। हाँ, और दर्शक इस बात को समझे कि अबू बकर तब से लेकर 1994 से लेकर आज तक फिर वो पकड़ में नहीं आया एजेंसियों के। वो फिर यानी 32 साल से एजेंसियां उसको ढूंढ रही, वो पकड़ में नहीं आया। वो जमैका का रहने वाला था, कहाँ गया क्या गया, यानी कुछ इतने दुर्दांत आतंकवादी को जिसका ये इतिहास था, और जो एक आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद उसको सूत्र मिले तब वो पकड़ा गया था। ये अभी मैं अली मियां का जरा किस्सा बता दूं तब लोगों की समझ में आएगा। तो एक तो अबू बकर को छुड़ाया, और वो जो अहमद उमर शेख के साथ जो पकड़ा गया था, वो जो मार दिया गया था, एनकाउंटर में मर गया था, खुर्शीद अहमद, जिसके जेब से रेलवे टिकट मिला था। उससे पुलिस ने उसको आगे जांच की तो वो पहुंची रायबरेली में, जहां पे इस अली मियां की कब्र है। अब तो मर गया वो अली मियां के मदरसे में रायबरेली का छात्र था। अली मियां के मदरसे में पढ़ता था वो खुर्शीद अहमद। और जब उसके यहाँ छापा पड़ा तो फिर उसने नाटक शुरू किया, अली मियां ने, हाँ कि ये बड़ा गलत हो रहा है। तो उसके बाद खैर पुलिस का छापा पड़ा तो मर ही चुका था, तो वहां से जो कुछ उसको ले जाना तो पुलिस ले गई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये अली मियां था कौन? ये मैं जमीयत उलमा हिंद का आपको स्टार्ट बता रहा हूँ। ये तो इनके हौसले कैसे बुलंद हुए, क्योंकि इतनी ज्यादा मुस्लिम परस्ती और तुष्टीकरण के भयानक नमूने इनके सामने थे। अली मियां 1978 में कराची गया था, यानी आज सोचिए, ये मैंने कहा 50 साल पुराने हैं। 1978, जहां जुलाई का था महीना, जुलाई में 1978 में हो गया था कराची। और कराची में एक वर्ल्ड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का ये उपाध्यक्ष था। इसने बड़ा लंबा भाषण दिया था, लेकिन इसका एक टुकड़ा जरा दर्शक आपको सुन लें कि इसने कराची जाकर कहा क्या था, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन लोग हैं। ये एक तत्काल एक घटना का मामला नहीं है। देखिए मैं निकालता हूं कि ये आदमी पाकिस्तान में कराची की धरती पे खड़े होके हिंदुस्तान के खिलाफ क्या कह रहा था। ये है जरा उसका, मैं उसका वर्णन बता रहा हूं जो उसने कहा था, जो पाकिस्तान की वेबसाइट पे आज भी मौजूद है, तो उन्होंने पूरा डाल रखा है। हिंदुस्तान के मुसलमान और समूचे विश्व के मुसलमान पाकिस्तान की ओर आशा और मार्गदर्शन की दृष्टि से देखते थे। पाकिस्तान अथवा किसी अन्य मुस्लिम देश में जो कुछ भी होता था, उसका प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ता था। 1971 में पाकिस्तान की पराजय से भारतीय मुसलमान अत्यंत दुखी हुए थे। समझ रहे हैं आप? ये आदमी बेशर्मी से 1978 में कराची की इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जाकर कह रहा था कि जब 1971 में पाकिस्तान हारा तो हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत दुखी हुए थे। और ये उस समय हिंदुस्तान में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता था मौलाना अली मियां। तो बहुत बात और काफी मरा है अली मियां। और ये जब तक जिंदा रहा तब तक दर्शक समझ लें कि अगर कांग्रेस का ये गांधी खानदान का कोई आदमी, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या राजीव गांधी के समय से इंदिरा गांधी के समय से चल रहा था सिस्टम कि अगर ये आए हैं रायबरेली, तो रायबरेली जाते थे, लखनऊ उतरते थे। अगर वो अली मियां लखनऊ में है तो ये पहले जाके मत्था टेकते थे अली मियां के चरणों में, उसके बाद ये रायबरेली जाते थे। इनका इतना पूजनीय था ये मौलाना, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि वो बता रहा था कि 71 में पाकिस्तान हारा, टूट के बांग्लादेश बना, पूरा देश खुश था। लेकिन ये बता रहा था कि मुसलमानों को नहीं सर, ये पाकिस्तान के हारने पे दुखी था। ये स्पीच तो 100% इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी सबको पता होगी कि ये वहां बोल के आया है। और जिस इंदिरा गांधी को 71 की जीत का ये लोग श्रेय देते हैं, तो मतलब क्या दोगलापन है सर, विशुद्ध दोगलापन।
मैंने कहा ना, इसीलिए पुराने जब इनके खुले तब समझ में आता। और ये 1978 की घटना है, 1978, यानी 48 साल मान लीजिए हो गए, तब से कांग्रेसियों का ये दोगलापन। इसीलिए मैंने कहा अली मियां के बारे में समझ लीजिए। और सर अब एक बात और आवश्यक है, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। इसी कांग्रेस का जो तंत्र है वो मीडिया रहा है, दिल्ली का मीडिया, लुटेन मीडिया। और आज भी जितने वहां बैठे हैं सर, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रवादी हो, कोई भारतीय हो, मुझे नहीं लगता। वो सब बस इस समय चोला ओढ़े हुए हैं, अदरवाइज वो तुरंत सेकुलर हो जाने को बेताब है, बेचैन है, उन सबका दिखता रहता है। ये क्यों इतना शांत रहते हैं सर? जी सर। हाँ, मैं अभी मीडिया पे आऊंगा। जरा मीडिया का दोगलापन इसी घटना से समझिए कि अटल जी अगर मीनारे पाकिस्तान पे चले गए थे जो बनी थी, उसका रोना आज भी मीडिया में रोया जाता है कि अटल जी मीनारे पाकिस्तान पे गए थे। या वो अडवाणी जो जिन्ना की कब्र पे चले गए थे। मैं दोगलापन बता रहा हूँ मीडिया का। तो उसको ये याद किसी न किसी बहाने कराते रहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन आपने ये जो घटनाक्रम है कि अली मियां इस तरह की जहर उगल गया था, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं सुना होगा आज तक हिंदुस्तान के किसी न्यूज चैनल पे या कहीं पे। इसके कि मीनारे पाकिस्तान जाना मजबूरी थी, क्योंकि अब आप उसको बना चुके हैं और वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे। और उनका सबसे बड़ा स्मारक है पाकिस्तान के यादगार का, अटल जी। जैसे यहाँ गांधी स्मारक है सर, सबको आना पड़ता है। आना पड़ता है। यानी नेल्सन मंडेला तक वहां गया, जिसने हजारों हत्याएं करी अपने हाथ से, वो भी जाके गांधी को गया था। तो वो लेकिन ये बाबर के मजार पे नेहरू गया, इंदिरा गई, राजीव गांधी गया, राहुल गांधी गया, कभी इसका जिक्र नहीं होता, कभी इसका जिक्र नहीं होता। अगर अफगानिस्तान में भाजपा को प्रवक्ता बोल दें तो अब इनकी मजबूरी, उनको डांट नहीं सकते, अन्यथा एंकर अपनी तरफ से कभी नहीं पूछते कि ये क्यों गया था। तो ये इनका दोगलापन है। और इसीलिए मैंने कहा तुम अली मियां से लेकर अभी तक आ जाइए कि अब तो खैर, जिस दिन मैंने बोला था, आपने याद दिलाया कि जिस दिन मैं बोला था ये 38 लोगों की जो फांसी है, ये दोगलापन मीडिया का, ये तो अपना काम कर रहे हैं, देशघाती हैं और इनके पूरा इतिहास है लंबा। तो ये तो यही काम करेंगे, लेकिन कम से कम इस देश की मीडिया को तो सवाल उठाना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा 2-3 चैनलों पे दिखाया गया था, 10-15 मिनट का कार्यक्रम दिखाया, लेकिन उससे पहले ये लोग शांत बैठे हुए थे। तो ये सरकार की, देखिए इसमें सरकार को जांच करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए कि आप आओ तो ये ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, इस तरह के लोगों को आप बिल्कुल खुली छूट दिए हैं। ये हलाल के नाम पे हजारों करोड़ रुपए इस देश से ऐंठ रहे हैं, वसूल हैं, उसके अलावा चंदा लेते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस पे आप ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? कि ये कुछ भी करने लगेंगे, ये कल को गांजा खरीद के बेचने लगेंगे, ड्रग्स बेचने लगे तो भी इन पे को रोकने लगेगी क्या? अगर ड्रग्स खरीद के बेचना जुर्म है तो इस तरह के, जिसको मैंने कहा ना लादेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यासीन भटका, जो बंद है आज की तारीख में जेल में, उसका मुकदमा लड़ना भी जुर्म है। क्यों लड़ रहे हैं? उसके माँ बाप नहीं लड़ रहे, उसके यार दोस्त होंगे, जब यहाँ से भागा था उससे पहले कोई नहीं लड़ा। जिस संगठन का वो आतंकवादी, वो संगठन नहीं सामने आ रहा, ये जमीयत उलमा ने ठेका ले लिया उसका। सर अयोध्या में अभी बार एसोसिएशन ने कहा कि वो जो 2-4 चोर पकड़े गए हैं, जो सामने कैश पड़ा था तो उन्होंने जेब में कुछ डाल लिया। अब वो संख्या कुछ लाख रुपए में होगी, कुछ जो भी होगी। अयोध्या के हिंदुओं में अयोध्या के बार एसोसिएशन ने कहा कि भाई हम इनका केस नहीं लड़ेंगे और किसी को लड़ने भी नहीं देंगे। मुसलमानों में तो ये नहीं दिखता है कि आतंकवादी ने किसने मार दिया और जान से, तो हम उसका केस नहीं लड़ेंगे। मुसलमानों में मैं चंदे की बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो चंदे की बात हो रही है, ये अखिलेश यादव बड़ा तड़प रहे हैं। ये जो जमीयत उलमा का गेहूं बोती है, क्या करती है, ये कौन सा धंधा करती है? इसको सिर्फ चंदा मिलता है, इनको सिर्फ चंदा मिलता है। तो क्या इसलिए चंदा मिलता है कि मुसलमानों के आतंकवादी हैं उनको मुकदमे लड़ो? तो ये चंदे का इसका घातक दुरुपयोग, ये तो बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा है, बकायदे डंके की चोट पकड़ रहा है। उस चंदे के दुरुपयोग पर कोई नहीं बोल रहा, उस पर इनको सवाल पूछना चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछेंगे। और ये इसी तरह के नाते से, क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव की भी पसंद वही है कि उस आदमी के पास भी जब पावर आई थी तो उसने 19 आतंकवादियों के मुकदमे वापस किए थे। बाद में हाई कोर्ट ने किस तरह से इनको जुटियाया तो उसका प्रभाव पड़ा। अन्यथा ये एक तरह से उन्हीं मौलानाओं के दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। जी, और इसमें से फिर वही बात आती है कि दिल्ली मीडिया इतनी क्यों शांत है जब हिंदू मरता है। अब आज जैसे सतलज के बहाने, क्योंकि चर्चा लंबी हो जाएगी, हम पंजाब की तरफ नहीं जाएंगे, आज इसी पर बात करेंगे। और मीडिया के व्यवहार, आज ये पता चल रहा है कि पंजाब में 35,000 हिंदू मारे गए। एक घटनाएं हुई, कोई थापर कॉलेज में, थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में
3.5-4 घंटे तक हिंदुओं को मारा गया, खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर स्टूडेंट्स को मारा गया। 1989 की कहानी, जहां 54 हिंदू मरे अहमदाबाद ब्लास्ट में। जहां हिंदू विक्टिम है वहां तो कोई सांस नहीं लेता सर, और एक इनको विक्टिम कहीं मुसलमान मिल जाता है, उसको बना दिया जाता है तबरेज अखलाक और पता नहीं क्या क्या, तो ये सालों साल गाना गाते हैं। और यदि मारने वाला मुसलमान हो या खालिस्तानी हो तो और ज्यादा शांति छा जाती है। दिल्ली मीडिया में ये क्यों भारतीयता का भाव नहीं है सर? है तो सारे हिंदू ही नाम के हैं, चाहे मैं मीडिया का दोगलापन एक घटना से बताता हूँ आपको सर। ये जितने खालिस्तान समर्थक हैं, सतलुज फिल्म के समर्थक हैं, सब मान लेता बड़े जायज हैं, ये बड़े ईमानदार हैं। हरिश्चंद्र के इसमें पोते बस एक हैं। चीज और जोड़नी है सर, बस एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। पिछले 1 महीने से राम मंदिर, आपने कहा कि इन्होंने अहमदाबाद ब्लास्ट वाले मैटर पे 15-15 मिनट के किसी 2-4 चैनल ने किए। राम मंदिर के चंदे पर तो सर मैं देख रहा हूँ हर दिन आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगे हुए हैं। राम मंदिर चंदा, राम मंदिर चंदा। वो सिर्फ पैसा पाए, क्योंकि इनके पास नया कुछ भी नहीं है। चंदा वहां चोरी हुआ, उसके बाद वो 8 लोग पकड़े गए हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। इसके अलावा कोई नया तथ्य इन्होंने आज तक आपको नहीं बताया। लेकिन चिंगम की तरह पिछले अब तो करीब करीब समझिए 2 महीने हो जाएंगे। 5 जून को सामने आई थी, 5 जून से लेकर आज ये 12-13 जुलाई है। ये केवल ये 4 चीजें हैं। मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, जो आप न्यूज एलिमेंट की बात करिए तो इनके पास खबर के नाम पे केवल 4 न्यूज एलिमेंट है कि वहां चोरी हुई। उसके बाद 8 लोग पकड़े गए, एसआईटी बन गई है और अब कार्रवाई चल रही है। मगर इसके अलावा ये कैसे इसको पिछले 30-40 दिनों से किस तरह चिंगम की तरह चबा रहे हैं, हम सब लोग देख, अभी संदीप जी ने कहा, सही कहा, ये केवल रात दिन उसी काम पे लगे। लेकिन अहमदाबाद वाली जहाँ 38 लोगों को फांसी, आतंकवादियों को फांसी है, वो काम इन्होंने, क्योंकि उस दिन मैं इतना ज्यादा बोल गया था तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों सुना हो तो कुछ शर्म आई, तो 10-15 मिनट का इन्होंने दिखाया। लेकिन उसके बाद फिर ब्लैकआउट, काम खत्म। और इन्होंने जयपुर ब्लास्ट की तो बात ही नहीं की, जहां पे अशोक गहलोत को नंगा करके गया था। उस जयपुर के हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी, जिन्होंने उनको छोड़ा था, उन जज महोदय का था कि यहाँ 6-6 महीने गायब रहे वकील और कभी आए नहीं अदालत के अंदर, तो हमको ये मजबूरी है, देना पड़ा फैसला। और वो एक तरह से जज की टिप्पणी की पुष्टि हुई थी संदीप जी, क्योंकि वो टिप्पणी बड़ी चर्चित हुई जब देश के अंदर। तो अशोक गहलोत को, शर्मा सकूची, जितने वो सरकारी वकील थे, उनको सस्पेंड करना पड़ा और कुछ लोगों को हटाना पड़ा। तो एक तरह से अशोक गहलोत ने अपनी कुकर्म को स्वीकार किया था जब उन वकीलों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई थी। यानी जज जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, इस वजह से उनको छोड़ना पड़ा था। वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो एक तरह से अब वो सजा होगी, फांसी होगी, कब होगी तो छोड़ दीजिए। लेकिन इनके कर्मों की वजह से उनको जीवन दान तो मिल ही गया, 4-5 साल का तो और मिल गया। वो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुकदमा चलेगा, फिर लंबी सुनवाई होगी, तो क्या होगा पता नहीं। ये सर मीडिया में हमें भारतीयता क्यों नहीं दिखती? ये खुद भी तो क्या ये कांग्रेस तंत्र के पाले हैं, आज तक उसी की चाट रहे हैं, या उसी के वही विनोद शर्मा वही, और जो नए वाले, इनका भी सेकुलरिज्म नहीं मरा सर। कहने को राष्ट्रवादिता है, लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर पर टूट पड़े, और रजत शर्मा का चैनल टूट पड़ा, और आज तक तो टूट ही पड़ा, इंडिया टुडे का ही है, सब के सब टूट पड़े। जैसे लग रहा था कि 12 साल बाद पहली बार मौका मिला है वापस से हिंदुओं को गरियाने का। बहुत दिन से भरे बैठे थे तो वापस चालू। ये असल में नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 साल से, तो उनका 13वां साल लग गया कार्यकाल का, 12 साल पूरे हो गए। 13 साल से जो पाप कर रही है इनके इस मीडिया के हिसाब से, ये उस पाप का दंड दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को। वो पाप और उस जनता को जिसने जो उनको वोट देती है। हाँ, और 140 करोड़ के वोटर जो वोटर हैं जिन्होंने वोट दिया था, उन वोटरों को ये दंड दे रहे हैं कि अब हम जो है तुम्हारी सरकार को किस तरह से घेरेंगे। इनको पाप क्या किया नरेंद्र मोदी ने ये किया कि 2014 से पहले ये हम सब लोगों ने देखा कि ये जो पत्रकार जो बैठे हैं, जो न्यूज चैनलों पर सर धस के बैठते हैं, ये हिंदुस्तान की सरकार बनाया करते थे। याद करिए नीरा राडिया का जो टेप सार्वजनिक हुआ था, तो उसमें तो बरखा दत्त की भी बातचीत हो रही थी, राजदीप सरदेसाई की भी बात हो रही थी, वीर संघवी की भी बात हो रही थी, काहे की बात हो रही थी, सिर्फ दलाली की बात हो रही थी। और ये कितने 2 नाम और बताऊं आपको, नाविका कुमार की बात हो रही थी, रोहिणी सिंह की बात हो रही। हाँ, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, ये सिर्फ दलाली कर रहे थे। क्योंकि अब ये खुल के कह नहीं सकते कि हमको दलाली करने को नहीं मिल रही है, सूखी तनख्वाह पे इनका जीवन गुजर रहा है, क्योंकि लाखों रुपए इनकी तनख्वाह है। लेकिन वो जो करोड़ों में दलाली आती थी, वो दलाली बंद हो गई। तो नरेंद्र मोदी ने पाप किया, ये दलाली बंद करा दी इनकी।
इस वजह से अभी खुल के नहीं कह पाते, तो घुमा फिरा के ये आज भी प्रो कांग्रेसी हैं। ये मैं अक्सर मनीष जी के साथ जब डिबेट करता हूं तो अक्सर कोई ना कोई रोज ऐसा आता है जब मैं बताता हूँ देखो ये करम है कि ये किस तरह से कांग्रेस को बचा रहे हैं और ये बीजेपी को इन्होंने छोड़ दिया, ये इनका काम है। तो ये पाप नरेंद्र मोदी करेंगे नहीं और ये अपने उससे बाज नहीं आएंगे। और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता कह लूं, सबसे बड़ी कमजोरी कह लूं कि इन्होंने इतनी गाली खाने के बाद, इतनी बदनामी होने के बावजूद इन पे डंडा नहीं चलाया है। इन पे डंडा नहीं चलाया है। ये इन पे डंडा चलना चाहिए केवल इतना। और ये केवल इसको छोड़ दीजिए, क्या करते हैं आप देखिए, रोज शाम को 5 बजे से 11 बजे तक हर चैनल पे मंडी लगती है। मंडी जैसे जानवरों की मंडी लगती है उस तरह की मंडी लगती है। उसमें अनपढ़ मौलाना, अनपढ़ कुपढ़, जो मेरे ख्याल से 10वां पास भी उनमें से कोई मौलाना नहीं है। 4-5 मौलाना है, आप भी नाम जानते हैं, आप भी उनके चेहरे जानते होंगे। वही मौलाना घूम घूम के इस चैनल पे तो उस चैनल पे, यानी 5 से 11 उनकी शिफ्ट बटी हुई है। तो 5-6 मौलाना सारे चैनलों पर बैठ के वही जहर उगला करते। जो अनपढ़ है, अनपढ़ मैं जानबूझ के कह रहा हूँ। आपको संदीप जी अच्छे से याद होगा, अपना लखनऊ के एक वकील है, वो भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, रिजवान अहमद, अब तो शायद डॉक्टर रिजवान अहमद है। मैं उनकी उस बात पर मुरीद हो गया। एक किसी मौलाना बैठा था, वो साजिद रशीदी था शायद, वो बैठा था। उसने कुछ कहा तो रिजवान अहमद ने कहा कि तुम बताओ मौलाना, तुम पढ़े लिखे कितना हो। मुसलमानों का मैटर था। मैं उस आदमी की बात का जवाब देता हूँ जो कम से कम हाई स्कूल पास हो। तुम बताओ तुम कितना पढ़े हो। मौलाना की हिम्मत नहीं पड़ी थी बताने की कि वो कितना पढ़ा है, यानी वो हाई स्कूल भी पास नहीं था। और वो रोज शाम को 5 से 11 समाजवादी पार्टी। आपने साजिद रशीदी का नाम लिया, मुझे घटना याद आती है, मैं शॉक्ड हो गया था। बहुत अच्छा शो है कॉफी पर कुरुक्षेत्र, सौरभ जी बहुत शानदार काम करते हैं। कम से कम बाकी चैनलों में वो शो अपना ठीक ठाक करते हैं, दिलीप जी आते हैं, बहुत लोग आते हैं। साजिद रशीदी सामने बैठा हुआ था और सौरभ जी ने कहा कि हिंदुओं में ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई हिंदू अपना कुरीतियों को, हिंदू में जो कुरीतियां होती हैं उसको सुधार लेता है, कुछ ना कुछ एक हमारा सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। इस्लाम में ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं? साजिद रशीदी ने कहा इस्लाम में कोई कुरीति ही नहीं। सौरभ जी दोबारा बोल नहीं पाए उसको, कुरीति है कि नहीं। मैंने कहा ना, अनपढ़ लोग हैं और उनको 5 से 11 सारे चैनल अपना स्थान देते हैं और उलूल बोलते हैं। मैं बिल्कुल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का 100% समर्थक हूं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी कि तुम झूठ बोलोगे, तुम नंगनाच करोगे। तुम वो तथ्य बोलो जिनको कोई काट ना सके। तुमको मंच मिला, तुम पूरा देश सुनेगा, सहमत होगा या असहमत होगा बता देगा। यहाँ बैठ के झूठ बोलने की लड़ाई, और किस तरह से लड़वाते हैं एंकर, ये आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो गरीबों का अर्नव कहा जाता है। जैसे फिल्मों में था ना कि अमिताभ बच्चन, एक गरीबों का अमिताभ बच्चन, वो मिथुन चक्रवर्ती कहा जाता था। तो वैसे वो भी एक गरीबों का अर्नव आ गया है 7 से 8। वो केवल इसी कोशिश में रहता है कि देखो इन्होंने आपको ये कह दिया। अरे इन्होंने आपको कहते तुमको कुत्ते की तरह डांटना चाहिए कि तुम इस तरह बात कर रहे हो, तुम अपने मुद्दे की बात करो, लेकिन इनको नहीं करना, इनको किसी तरह लड़ाना। दुर्भाग्य है कि दर्शक उनको मिल जाता है, कुछ लोग अपना भेजा कहीं और रख के आते हैं, डिबेट्स को देखते हैं, तो इसका ही परिणाम है। तो ये तो सुधरने वाली नहीं है, लेकिन इसमें सरकार को कोई सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं बड़ा मूल प्रश्न उठाता हूं कि हमेशा इन चाहे अनपढ़ मौलाना हो चाहे पढ़े लिखे हो, ये भी ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे बड़ी शानदार बात करते हैं, लेकिन वो कम से कम थोड़ा तार्किक होते हैं। लेकिन वो भी उनके दिल दिमाग के होते कहीं और हैं। कि एक बहस यहाँ बहुत दिनों से चल रही है, खासकर जब से नरेंद्र मोदी आ गए तब से बहुत ज्यादा, कि मुसलमानों का अधिकार, मुसलमानों का इस देश के ऊपर सुई की नोक बराबर अधिकार नहीं है। और इस बात को डंके की चोट से कोई क्यों नहीं कहता। इनका जो अधिकार था, ये इन्होंने 15 अगस्त 1947 को खो दिया। इनका जो अधिकार था, जो बताते हैं हमारे बाप दादा लड़े थे। और ये मैं नहीं कह रहा, इस बात को सरदार पटेल कलकत्ते की सभा में कह चुके हैं, उनका वीडियो ऑडियो खूब वायरल है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा तो दिल दिमाग, तुम तो पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे थे, पाकिस्तान मांग रहे थे, अचानक तुम 4 दिन के अंदर तुम्हारा दिल और दिमाग कैसे बदल गया। लेकिन अगर बदला है तो भी हमें स्वीकार है, लेकिन तुमको यहाँ के हिसाब किताब से रहना पड़ेगा, यहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये हमारा इस्लाम ये कहता, हमारी कुरान ये कहती, हमारा सरिया ये कहता, ये नहीं चलेगा। और ये उसके बाद ये नंगनाच इस देश के अंदर शुरू होगा। और ये एक सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, वो इनके साथ खड़े होकर उसी तरह नाच रहे हैं जैसे मौलाना नाचते हैं। ये सरदार पटेल का वो भाषण है कलकत्ते के अंदर।
कि तुम लोगों ने 90% नहीं 100% तुम लोगों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया, पाकिस्तान मांगा, और उसके बाद पाकिस्तान बना, और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन अचानक कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अगर रहो तो तुमको अब हिंदुस्तान के हिसाब किताब से, हिंदुस्तान के नियम कानून से रहना पड़ेगा। तो इनको वंदे मातरम नहीं पसंद है, इनको भारत माता की जय नहीं पसंद है, इनको दुर्गा पूजा नहीं पसंद है, इनको रामनवमी नहीं पसंद है, इनको भगवान राम नहीं पसंद है, इनको बाबरी मस्जिद पसंद है। ये इस तरह का नंगा नाच कर रहे हैं। ये इनकी मांग नहीं, इनका अधिकार नहीं है। ये हमारे हिंदुओं के फेंके हुए टुकड़े हैं जिन पे पल रहे हैं ये, क्योंकि इन्होंने अपना अधिकार 15 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मांगा तो खत्म कर दिया था, इन्होंने खो दिया था। और ये जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं बेशर्म लोग कि हम लोगों ने तो नहीं मांगा था, हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं गए थे। 99% लोगों ने वोट किया था पाकिस्तान के लिए। वो मुस्लिम लोग को तो दस्तावेजी रिकॉर्ड है, कई लोग बोलते हैं, कई लोग किताबें लिख चुके, लेकिन उसके बाद तो यहाँ सेकुलर झूठे, सेकुलर नंगे इनके साथ खड़े हो जाते हैं। सर, तो इनका झूठ भी चल रहा है। सर 47 के बाद कितने मंदिरों की पूजा इन लोगों ने बंद करवाई है। भोजशाला की पूजा बंद कराई, श्यामा गौरी जी की पूजा बंद कराई, कृष्ण जन्म स्थान कैसे 1970 में हड़प कर लिया, और कितने मंदिरों की पूजा बंद करवाई। जबकि कश्मीर के मंदिर तोड़े, वहां की पूजा बंद कराई, पता नहीं कहाँ की पूजा बंद कराई। कश्मीर में तो सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, वो तो बात ही छोड़ दी है। कश्मीर को तो उन्होंने तबाह कर दिया। वो बाकी शेष भारत के अंदर, वो जो मंगला गौरी की आप बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ पे, वो तो मुलायम सिंह यादव ने बंद कराई 1993 में। ये समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी इसकी क्या? ये उसको भी बताने लगे कि नहीं वो तो मस्जिद थी। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरह से 100% अराजक, 100% अवैध मांग की, और इस देश के सेकुलर नेता और कांग्रेस वो खुलकर नाचने लगे इनके पक्ष में। उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं, और ये दुष्परिणाम समझाने बुझाने से नहीं जाएंगे। ये दुष्परिणाम नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, और नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ को जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं बता दूं कि इसीलिए पूरा हिंदुस्तान योगी आदित्यनाथ की प्रतीक्षा कर रहा है कि ये बढ़ जाए प्रधानमंत्री, कि वो फैसला करेंगे, वो इनसे उसी तरह से हिसाब किताब करेंगे जैसे करना चाहिए, जो नहीं आज की तारीख में नहीं हो रहा। सर वो योगी जी तो पहले दिन से यही बात कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। पर खैर बात यह है कि 24 में मोदी जी ने भी ये बात संसद में कह दी कि अब तुम लोग जिस भाषा में समझते हो उसी भाषा में बात हो, और 24 के बाद ये कार्यक्रम दिख रहा है, चल रहा है। बिल्कुल। और डेमोग्राफी की जो बात चल रही है, चेंजेस की, या मदरसे आज ही 4 प्रदेशों में, और इन्होंने शुभेंदु अधिकारी जी ने भी मदरसे बंद किए, लिस्ट बना के सरकारी अनुदान। तो धीरे धीरे चूड़ियां कसी जा रही हैं कि वही तकलीफ है कि ये लोग अब बम नहीं फोड़ पा रहे हैं। आजकल सर इनकी लाचारी है कि न दंगा कर पा रहे हैं, न बम फोड़ पा रहे हैं, न जमीन कब्जा कर पा रहे हैं, न गाड़ी काट पा रहे हैं, न गाय काट पा रहे हैं। बड़ी तकलीफ में है सर, बेचारे मासूम बन जाते हैं सबको मार के। उसकी खिसियाट जमीयत, जहां से हम लोग की जो डिबेट है कि उसकी खिसियाट ये जमीयत उलेमा हिंद के रूप में सामूहिक रूप से निकालना है। पूरे दर्शक इसको जरा ध्यान रखिए कि इस देश के मुसलमान जो कहते हैं हम बड़े बड़े वतन परस्त, कि पूरे देश का मुसलमान चंदा देता है उनको, पूरे देश का। एक ऐसा नहीं खाली उत्तर प्रदेश का देता हो, या हैदराबाद का देता हो, या बिहार का देता हो, पूरे देश का मुसलमान उनको चंदा देता है। मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है जमीयत उलमा हिंद, और वो खुलकर किस तरह से हत्यारों का, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ रही है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सर और 2000 आपने नदवे की बात बताई थी, मुझे याद आ गया 2019 में नदवे से ही पत्थरबाजी शुरू हुई थी लखनऊ में सर। नहीं, वो तो इनका परमानेंट रहा है। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल है, मेरे ख्याल से मैं हॉस्टल का नाम भूल रहा हूँ, वो उस हॉस्टल और नदवे की दीवार एक है, हॉस्टल का पिछवाड़ा और नदवे का, और वहां से अक्सर गुम्बेबाजी होती थी, पत्थरबाजी होती थी। तो नदवे वाले विरोध में जो पत्थरबाजी करते थे तो बाद में भारी पड़ जाता था विश्वविद्यालय, लेकिन शुरुआत ये लोग करते थे। और ये पिछले 30-40 साल का इतिहास है, ये नया नहीं है। ये वो एक तरह से अड्डा है सब। अब आप समझ लीजिए कि जो इंटरनेशनल आतंकवादी था अबू बकर, वो वहां पे शरण लिए हुए था वो, और जब वो पकड़ा गया तो उसको छुड़वाने के लिए वो रेक्टर जो है वो धरने प्रदर्शन में बैठ गया। तो कैसा कनेक्शन है, क्या चरित्र रहा है नदवे का, ये घटना अपने आप में बयान करती है। जी, और इन्हीं समाजवादियों के संरक्षण में छांगुर जैसे लोग, अभी पता नहीं कितने छांगुर हैं यूपी में, जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, रायबरेली में करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं। जी, वो तो एक अलग, वो फिर अलग टॉपिक हो जाएगा। वो तो एक अलग, वो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ शुरू किया है या कुछ और जगह शुरू हुआ, लेकिन ये बहुत भयानक स्तर पे चल रहा है।
इस पे हम लोग अलग से बात करेंगे एक दिन सन्नी जी। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। दर्शकों, बीच बीच में मैं सबको इंटरप्ट किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सर से भी, आप सबसे भी, क्योंकि कुछ जानकारियां ऐसी, ये बड़ा ऐसा विषय है कि उद्वेलित कर देता है अंदर से। और ये जिस दिन सर ने कहा कि 38 लोग की फांसी हुई, अब मीडिया शांत है, और उसके बाद से हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम 10 दिन इंतजार करके कर रहे हैं कि बीच में किसी ने कुछ नहीं बोला। और सर आजकल तो ये लठायत जो है राष्ट्रवादी सो कॉल्ड, इन्होंने भी नहीं बोला सर, एक ट्वीट नहीं किया। इथेनॉल पे ट्वीट चल रही है, यूजीसी पे पता नहीं 2 महीना इन लोगों ने नंगा नाच किया, राम मंदिर चंदे पर भी बहुत बोला, अहमदाबाद ब्लास्ट पे तो सर राष्ट्रवादियों, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी यूट्यूबरों ने भी कुछ नहीं कहा, न ट्वीट न यूट्यूबर। जी सर, मैं इनको लठैत इसीलिए कहता हूँ, लठैत शब्द का लठैत शब्द पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो लठैत ऐसा नहीं खाली लाठी लेके घूमने वाला है। लठैत उसको कहते हैं जो किराए पे आता है, जिसको पैसा दिया जाता है कि तुम हमारी तरफ से लाठी चलाओगे, वो होता है लठैत। तो ये किराए के लोग हैं, कांग्रेस द्वारा किराए पे लिए गए हैं, ये लठैत हैं, लाठीबाज हैं। इनको ये दिया गया कि तुम ये काम करो, तुम एक तरह से हिंदुत्व के मामले पे घेरो, मोदी को घेरो, योगी घेरो। तो ये लठैत, इसलिए मैं लठैत इनको कहता हूँ कि किराए पे चलने लठैत, सामान्य आदमी को लठैत नहीं कहा जाता, जो किराया लेके किसी के लिए लठैत। पहले याद करिए गांव वगैरह में तो वहां जमींदार अपने लठैत पालते थे, लठैत रखे जाते थे, क्या होगा तो चलो लठैत भेज दिए। क्योंकि ये हिंदुओं की चिंता में इतने ज्यादा घुले मिले जाते हैं जितना मोदी और योगी नहीं कर पा रहे। ये इतने ज्यादा घुल जाते हैं, अरे हिंदुओं की चिंता, अरे हिंदुओं की तकलीफ, हिंदू की ये समस्या। और एक शब्द नहीं, अहमदाबाद ब्लास्ट में क्या कुछ अच्छा काम हुआ है, गुजरात की हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया, शानदार काम किया है कि फांसी की सजा दी है, एक शब्द, एक वीडियो नहीं। गुजरात हाई कोर्ट की तारीफ मत करो, इनको तो घेरो। ये तुम्हारे हत्यारों को ये संरक्षण देना है, इनके मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ तो बोलो, कभी नहीं बोलेंगे। उनको बोलने की लठैत जितने हैं, वो लठैत जो है या तो मोदी के खिलाफ बोलेंगे या योगी के खिलाफ बोलेंगे, या जहां कहीं और मौका पाएंगे तो कभी विश्वकर्मा बोल देंगे। यानी उनको भाजपा के खिलाफ ही बोलना है। सर उनकी एक तकलीफ और है कि आजकल कॉकरोच आके उनका हिस्से का माल खा गए। ये बड़ी तकलीफ है सर कि कहा हमने झंडा उठाया था धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, और बताओ कॉकरोच आ गए, हमारा क्रेडिट खा गए। ये लंबा कॉकरोच वगैरह का तो खेल खत्म। अब कॉकरोच में कुछ और लोग शामिल होते हैं नहीं होते हैं, या इस हफ्ते पता चलेगा। जी नहीं, वो भी सर वही मीडिया का वही व्यवहार, कॉकरोच पे बात करने के लिए तुम्हारे टाइम ही टाइम है, अहमदाबाद ब्लास्ट पे बात करने का टाइम नहीं, कि वहां हिंदू मरा था, गुजरात में हुआ था, मोदी सरकार में, मोदी सरकार विक्टिम थी, तो ये बात करने के लिए समय नहीं। खैर सर, आपने बहुत समय दिया हमें, मैंने आपका समय अधिक लिया, और आपने जो ये डेटा और ये जानकारी, ये पूरा इतिहास, अपनी पीड़ा, अपना अनुभव सब कुछ साझा किया, अपना जीवन आपने साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। आइंदा भी आपसे हम समय की इच्छा रखेंगे और अन्य विषयों पर भी बात करते रहेंगे। आज ही 2-4 विषय निकले आज की चर्चा से। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ कमेंट्स अपनी राय में जरूर बताएं, और सतीश सर को डेली सुने, मनीष ठाकुर शो लाइव 10:30 बजे, मनीष ठाकुर शो पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार।